नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी यूके SSSC उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रहा है, जिसमें हमने 85% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। और आज उसी के संदर्भ में ICT से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें हम ओपन एजुकेशन रिसोर्स के बारे में, जिसे आप मुक्त शिक्षा संसाधन बोलते हैं। जो आप ओपन यूनिवर्सिटी, UOU, इग्नू हो गया, इनसे जो आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, दूरस्थ शिक्षा हो गया, इन सभी के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। पहला पार्ट है, इसमें हम किसमें ओपन एजुकेशन रिसोर्स कहाँ से इसका जन्म हुआ, कहाँ इसका विकास हुआ, इनके बारे में परिचर्चा करूंगा। देखो, आप दो प्रक्रिया से उच्च शिक्षा हासिल कर सकते हैं, एक रेगुलर जाके और एक आप क्या कर सकते हो, एक आप दूरस्थ शिक्षा से। एक आपका औपचारिक साधन होता है शिक्षा का, जिसे विद्यालय हो गया, कॉलेज हो गया, और एक अनौपचारिक साधन हो गया, जिसमें आप जैसे आप UOU से कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, कॉलेज जा नहीं पाते हो, आप क्या है, दूरस्थ क्षेत्र में हो, आप रोजगार के साथ साथ कॉलेज अपनी उच्च शिक्षा को जारी रखना चाहते हो, तो उन सभी का माध्यम आज किसी ने सरल बनाया है, ICT ने, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने बनाया है, जिसके माध्यम से आप क्या कर रहे हो, अगर आपने UOU से आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आप असाइनमेंट भी ऑनलाइन देते हैं। असाइनमेंट ऑनलाइन देते हैं, सब आपका क्या हो रहा है, डिजिटली हो रहा है। बस आपको एग्जाम देने आपके एग्जाम सेंटर में जाना होता है, जो ऑफलाइन होता है। तो जानेंगे मुक्त शिक्षा संसाधन, ओपन एजुकेशन रिसोर्स। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल या आपका अपना यूट्यूब चैनल ही है ये, यूके टीचिंग परीक्षा पर नए हैं, तो वीडियो समय पर पाने के लिए चैनल को क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो टाइम पर पाने के लिए बगल पे घंटा का क्या होता है, बेल आइकन होता है, उसे प्रेस कर सकते हो। और वीडियो पसंद आए, हमारी अगर मेहनत आपको पसंद आ रही है, आपके लिए वीडियो यूजफुल है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। तो आइए जानते हैं कि क्या है ओपन एजुकेशन रिसोर्स। इस क्षेत्र में शब्दावली संबंधी एक क्रमिक विकास हुआ है, जो पत्राचार शिक्षा से प्रारंभ होकर दूरदर्शी शिक्षा, किससे, पत्राचार शिक्षा से प्रारंभ होता है और दूरवर्ती शिक्षा व मुक्त अधिगम तक जाता है। व्यवहारिक रूप से मुक्त अधिगम अनौपचारिक शिक्षा की अपेक्षा लचीला तथा छात्र केंद्रित है। क्या बोल रहा है, जो मुक्त अधिगम है, ये क्या है, अनौपचारिक शिक्षा की अपेक्षा लचीला तथा क्या है, छात्र केंद्रित है। जब तक अनौपचारिक शिक्षा में दूरवर्ती शिक्षा की विधियों का प्रयोग नहीं होता, तब तक उसे मुक्त अधिगम नहीं कहा जा सकता है। क्या बोल रहा है, जब तक अनौपचारिक शिक्षा में दूरवर्ती शिक्षा की विधियों का प्रयोग नहीं होता, तब तक उसे हम मुक्त शिक्षा अधिगम नहीं कह सकते हैं। मुक्त अधिगम प्रणाली में दूरवर्ती शिक्षा की विधियों का प्रयोग होता है, किंतु दूरवर्ती शिक्षा मुक्त शिक्षा नहीं हो सकती है, क्योंकि सभी छात्र इसके पाठ्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। इस प्रकार सतत शिक्षा के व्यावसायिक कार्यक्रम उस व्यवसाय के कुछ सदस्यों तक सीमित रह जाते हैं, ये मुक्त शिक्षा के अंतर्गत नहीं आते हैं। वहीं अगर पत्राचार शिक्षा की बात करूं, तो यह एक प्रकार की क्या है, दूरवर्ती शिक्षा है। जो पत्राचार शिक्षा आती है, ये किस प्रकार की शिक्षा है, दूरवर्ती शिक्षा है। आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा दूरवर्ती शिक्षा है, आपको 4 ऑप्शन देगा। जो पत्राचार शिक्षा है, यही क्या है, दूरवर्ती शिक्षा के अंतर्गत आती है, लेकिन इसे मुक्त अधिगम नहीं कह सकते। लेकिन हम इसे क्या, मुक्त अधिगम नहीं कह सकते हैं, जब तक कि इसमें संस्थागत पाठ्यक्रम के नियम लागू न हो जाए, जैसे पाठ्यक्रम, प्रवेश का आधार आदि इसमें सम्मिलित न हो जाए, तब तक इसे हम क्या नहीं कह सकते हैं, इसे हम क्या नहीं, मुक्त शिक्षा या मुक्त अधिगम नहीं कह सकते हैं। अब जान लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपन एजुकेशन सिस्टम की मुक्त शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य क्या हैं। भारत में मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है, देश के नागरिकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने में सहायता प्रदान करना। दूसरा पॉइंट है, जनसंख्या के अधिकांश भाग को शिक्षा तथा प्रशिक्षण के साथ पूर्ण दिशा प्रदान करना। तीसरा पॉइंट है, शैक्षिक कार्यों की क्षमता का निर्माण करना। चौथा पॉइंट है, मुक्त शिक्षा के परिणामस्वरूप माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग के लिए प्रावधान करना। पांचवा पॉइंट है, माध्यमिक व उच्च स्तर की शैक्षिक व व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, ताकि सामाजिक व आर्थिक वृद्धि की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
छठा पॉइंट है अनेक स्तरों तथा अनेक शैक्षिक अवसरों में समन्वय स्थापित करना, जिससे कि जीवन स्तर को राष्ट्र के संदर्भ में ऊंचा उठाया जा सके। और आपका सातवां और अंतिम पॉइंट है कि उच्च शिक्षा को अधिकांश जनसंख्या तक पहुंचाना तथा साथ ही शिक्षा के उच्च स्तर को बनाए रखना। ये क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव है मुक्त शिक्षा के, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्या है, ओपन एजुकेशन सिस्टम के, ठीक है। अब जानते हैं डेवलपमेंट ऑफ ओपन एजुकेशन की। जो मुक्त शिक्षा का विकास हुआ, कैसे कैसे हुआ, किन किन देश में इसका विकास हुआ, कब हुआ, इंपोर्टेंट है, ठीक है। इन सभी के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में मुक्त तथा दूरवर्ती शिक्षा के कार्यक्रम पत्राचार शिक्षा के रूप में प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए डिग्री तथा डिप्लोमा देने के लिए तथा उनकी रुचियों के संबंध में जानकारी तथा कौशल देने के लिए 250 से अधिक वर्षों से लागू है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में डाक द्वारा शिक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तथा न्यूजीलैंड ने दूरस्थ भौगोलिक क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा की कुछ शाखाओं के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम प्रारंभ किया। दूरवर्ती शिक्षा में अधिगम को बढ़ावा देने के लिए रेडियो तथा दूरदर्शन का उपयोग किया गया। सन 1969 में ब्रिटेन में मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, ठीक है। अब देखो 1969 में, ठीक है, सबसे पहले 1969 में कहाँ, ब्रिटेन में मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। पहला पॉइंट, ठीक है, की लगा लेना, ठीक है, स्टार लगा लेना, ठीक है। तो ब्रिटेन में हुआ। तो अब जानते हैं, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ओपन यूनिवर्सिटी, ब्रिटेन का मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है। तो प्राथमिक रूप से मुक्त संस्थाओं एवं उन व्यक्तियों को एक दूसरा अवसर प्रदान करने के लिए स्थापित की गई जो उच्च शिक्षा के लिए नहीं किया जा सकता है, ठीक है, किंतु उच्च शिक्षा ने निरंतरता रखने में रुचि रखते हैं। 1969 में ब्रिटेन के मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना ब्रिटेन की राजनीतिक इच्छा, विशेषकर प्रधानमंत्री स्तर के एक अहम भूमिका का निर्वाह किया है। ब्रिटेन के निर्माताओं ने प्रसारण को कभी भी बहुमाध्यम आयाम के एक तत्व से अधिक नहीं समझा, जबकि उसे वायु का विश्वविद्यालय, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ ईयर कहा, ठीक है। इसकी योजना समिति की रिपोर्ट 1969 रूबल तथा हैरी द्वारा लिखित है। इसकी देखो जो ओपन यूनिवर्सिटी का विकास होता है कहाँ, ब्रिटेन में 1969 में। इसका जो रिपोर्ट है वो किसने, रूबल तथा हैरी द्वारा लिखित है, ठीक है। इसलिए विश्वविद्यालय स्तर पर अनुदेशन के लिए जिन पाठ्यक्रमों का निर्धारण हुआ उनके लिए प्रसारण द्वारा संचार के न तो प्रायोगिक रूप में संबंध है और न ही इस पर विश्वास किया जा सकता है। व्यक्तिगत अनुदेशन की एकमात्र विधि है जिसको प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध कराया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक विषय में पत्राचार पाठ्यक्रम तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। तो जितना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हमने पढ़ लिया कि ब्रिटेन में जो क्या मुक्त शिक्षा का विकास हुआ, किस किस प्रकार हुआ, रूबल तथा हैरी के क्या रिपोर्ट पर आधारित है 1969, ठीक है। तो अब देखो दूसरा है चीन की दूरवर्ती शिक्षा विश्वविद्यालय, ठीक है, क्या बोल रहा है कि चाइनाई डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी, ठीक है। चीन की दूरवर्ती उच्च अधिगम प्रणाली की अपनी विशेषताएं हैं। चीन की राष्ट्रीय बहुमाध्यम दूरवर्ती अधिगम संस्थाओं को केंद्रीय रेडियो तथा दूरदर्शन विश्वविद्यालय, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। चीन के जो क्या हैं, जो संस्थाएं हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, उन्हें क्या केंद्रीय रेडियो तथा दूरदर्शन विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अगर छात्रों की संख्या तथा उनके भौगोलिक वितरण की दृष्टि से देखें तो यह विश्व की सबसे बड़ी दूरवर्ती शिक्षण संस्था प्रतीत होती है, ठीक है। छात्र और भौगोलिक वितरण के आधार पर देखें तो जो चीन की क्या है दूरवर्ती शिक्षा है, ये क्या विश्व की सबसे बड़ी क्या दूरवर्ती शिक्षा संस्था में के रूप में प्रतीत होता है। विश्वविद्यालय तथा प्रमुख उद्देश्य देश में तकनीकी तथा निजी प्रबंध तथा योग्य शिक्षकों की कमी को पूरा करना था, ठीक है। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की अपेक्षा कम समय में तथा बड़े स्तर पर अनुदेशन या देश के आधुनिकीकरण के लिए अधिक व्यक्तियों को रेडियो तथा दूरदर्शन के माध्यम से प्रशिक्षित करना इस संस्था की सफलता का रहस्य है, ठीक है। जो दूरवर्ती शिक्षा है किसके द्वारा, रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से द्वारा क्या अधिक से अधिक लोगों को क्या करना, प्रशिक्षित करना, इसकी क्या है प्रमुख सफलता का रहस्य है, ठीक है। तीसरा आपका आता है फन विश्वविद्यालय हेगन जर्मनी, ठीक है। फन यूनिवर्सिटी हेगन जर्मनी के बारे में, फन विश्वविद्यालय हेगन जर्मनी उस देश में स्थित है जो कि संचार तकनीकी के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी है। क्या बोल रहा है, जो फन विश्वविद्यालय हेगन है जर्मनी में कहाँ है, उस देश में स्थित है जो संचार तकनीकी में क्या है विश्व में अग्रणी है। तथापि 1981 में फन विश्वविद्यालय द्वारा 1200 पाठ्यक्रम प्रस्तावित किए गए थे, ठीक है। 1981 में, ठीक है, 81 में फन विश्वविद्यालय ने कितने 1200 पाठ्यक्रम प्रस्तावित किए तथा उनमें से सभी मुद्रण पर आधारित हैं, उनमें सभी क्या है मुद्रण पर आधारित हैं।
40 पाठ्यक्रमों में सहायक सभ्य कैसेट तथा प्रयोग किया गया तथा 15 में वीडियो टेप का प्रयोग किया गया था। फर्न विश्वविद्यालय अपने प्रशासकीय कार्यों के लिए कंप्यूटर प्रणाली का उपयोग कर रही है, किंतु इसके द्वारा प्रस्तावित कोई भी पाठ्यक्रम कंप्यूटर पर आधारित नहीं है। वीडियो टेक्स्ट हो गया, ठीक है, जैसी विशाल तकनीक का प्रयोग विशिष्ट निर्देशन की अपेक्षा साधारण रूप से कार्यक्रम के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है। विश्वविद्यालय का रेडियो या टेलीविजन प्रसारण नहीं है। टेलीफोन द्वारा शिक्षण का कुछ उपयोग किया जाता है, ठीक है। चौथा आपका क्या है, कोस्टारिका विश्वविद्यालय। कहाँ का, केंद्रीय अमेरिका का कोस्टारिका विश्वविद्यालय, ठीक है। तो कोस्टारिका विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों को शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उत्साहित करने के लिए सामग्री तथा माध्यम के विशाल विस्तार को प्रस्तावित किया है। विश्वविद्यालय तथा प्राथमिक उद्देश्य जनसंख्या के अधिकांश लोगों को उच्च शिक्षा प्रदान करना तथा कृषि व उद्योगों के लिए मानव शक्ति को बढ़ाना था। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय ने बहुमाध्यम आयाम का उपयोग किया है। पाठ्य पुस्तकें अभी भी अध्ययन हेतु निर्देशन का क्या कर रहे हैं, आधारभूत स्रोत मानी जाती हैं। विश्वविद्यालय द्वारा 2 प्रकार के शिक्षण सत्र प्रदान किए जाते हैं। देश में चारों ओर स्थित 19 शिक्षण केंद्रों पर सप्ताह के अंत में होने वाले निरंतर आमने सामने के सत्र तथा दूरदर्शन पर शिक्षण सत्र, जो कि सभी छात्रों के लिए सप्ताह के दिनों में प्रातः 6 बजे से 9 बजे तक उपलब्ध हैं। इस प्रकार के छात्रों के लिए 3 प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध हैं। पहला क्या है, पहली प्रकार इसमें होता है सप्ताह के अंत में कुल 3 घंटे के लिए प्रसारित होने वाला दूरदर्शन कार्यक्रम का है। यह कार्यक्रम 15 से 30 मिनट की अवधि तक प्रसारित होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा इसी प्रकार के अंतर्गत पुस्तक कैसेट लाइब्रो कैसेट आदि आते हैं तथा एक टेप रिकॉर्ड कैसेट होता है, जो कि अध्ययन विषय पर छात्रों को अभ्यास के साथ साथ निर्देश भी देता है, ठीक है। तीसरा है, इसमें क्या बोला कि व्याख्यान कैसेट आते हैं। तीसरे में व्याख्यान कैसेट आते हैं, जो कि छात्रों को छोटे छोटे व्याख्यान तथा क्या साहित्यिक विश्लेषण प्रदान करता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय क्या मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे आप क्या इग्नू के नाम से जानते हैं, ठीक है। इग्नू से आप भली भांति परिचित हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने भारत में दूरवर्ती शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया तथा राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना को महत्व दिया। यह माना जाता है कि दूरवर्ती मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली का विकास उच्च शिक्षा के अवसरों की वृद्धि तथा शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए किया गया था, ठीक है। इस प्रकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य अधिकांश जनसंख्या को उच्च शिक्षा प्रदान करना है तथा साथ ही अनुदेशन के उच्च स्तर को बनाए रखना है। विश्वविद्यालय ने नई तकनीकी साधनों के प्रयोग की नीति में मुद्रित सामग्री को सहायता देने के लिए उपयोग किया। यद्यपि शैक्षिक उद्देश्यों के लिए अनेक प्रकार के माध्यम उपलब्ध हैं, किंतु इग्नू ने देश के में उपलब्ध तकनीकी तक क्या क्या अपने चुनाव को क्या रखा, सीमित रखा, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है कि इग्नू की स्थापना कब होती है, ठीक है। IGNOU इग्नू की स्थापना कब होती है, कमेंट में बताओगे। प्रो वर्जन बनना है तो मित्रों मेरे साथ आपको क्या एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ठीक है, नहीं बताओगे तो हम चर्चा परिचर्चा करने ही वाले हैं, ठीक है। तो विकास की इस प्रारंभिक अवस्था में मुद्रित पाठ्यवस्तु के साथ साथ श्रव्य दृश्य कैसेट को भेजना मुख्य उद्देश्य है। इग्नू में संचार का एक विभाग है जो पाठ्यवस्तु को सहायता देने के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री बनाता है। यह कैसेट बाद में भी भेजे जा सकते हैं, ठीक है। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में इग्नू बोलते हैं। इग्नू मतलब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्थापना 1985 में होती है, ठीक है। इसके द्वारा अनेक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए, ठीक है। देखो यशवंत राय चरण, ठीक है, या चौहान महाराष्ट्र विश्वविद्यालय के बारे में आप चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं, ठीक है। यह औपचारिक रूप से इसकी स्थापना कब 1989 में हुई, कब 1989 में हुई। इस मुक्त विश्वविद्यालय में कृषि तथा बागवानी के पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए थे। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में कृषि तथा बागवानी के पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए थे, तो जो क्या है यशवंत राय चौहान महाराष्ट्र विश्वविद्यालय है, उसमें क्या कृषि तथा बागवानी के पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए थे। 10 आदर्श फसलों का चयन किया गया था। कार्य करने वाले कृषक विशेषतः लिखी गई मुद्रित सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, व्यक्तिगत किसानों तथा कृषि विशेषज्ञों के मध्य द्विमार्गीय संप्रेषण तथा संपर्क सत्र की सहायता से निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, सन 1978 में
ठीक है, प्रारंभ हुआ। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने मुक्त विश्वविद्यालय को प्रारंभ करने पर विचार किया, यद्यपि इस प्रस्ताव को कोई क्रियात्मक रूप नहीं दिया गया। तब भी क्या, उस्मानिया विश्वविद्यालय ने दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली को क्या किया, शक्तिशाली बनाने के लिए मुक्त शिक्षा विद्यालयों के प्रस्ताव को आरंभ करने का प्रयास किया। यद्यपि विश्वविद्यालय के एक भाग को ही पूर्ण स्वतंत्रता थी, विश्वविद्यालय का कार्य केवल डिग्री प्रदान करना था। विद्यालयों की स्थापना के लिए क्या अनुभव किया गया और 1982 में इस प्रस्ताव की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई। समिति ने राज्य में मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की क्या संतुष्टि की। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका क्या, एनओएस। ठीक है, आप जिसे क्या बोलते हैं, नेशनल ओपन स्कूल बोलते हैं, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय बोलते हैं। ठीक है, एनओएस इसका क्या है, शॉर्ट नेम है। स्कूली स्तर पर प्राइवेट छात्रों का शैक्षणिक स्तर सुधारने के लिए विद्यालय छोड़ देने वालों की आवश्यकताओं की पूर्ति की हेतु तथा वे किन्हीं कारणों से विद्यालय में प्रवेश न ले सके, गृहिणियों की शिक्षा हेतु तथा बेरोजगार एवं कार्यरत प्रौढ़ों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रमों की शुरुआत 1965 में मध्य प्रदेश के शिक्षा बोर्ड ने की थी। ठीक है, 1965 में। ठीक है, एनओएस के लिए सबसे पहले पत्राचार पाठ्यक्रम की शुरुआत किसने, मध्य प्रदेश ने 1965 में शिक्षा बोर्ड ने की थी। बाद में एमपी मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है और 1968 में दिल्ली में पत्राचार विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ठीक है, 1968 में दिल्ली में क्या होती है, पत्राचार विश्वविद्यालय की स्थापना होती है और देश में शिक्षा से वंचित लोगों के लिए एक ऐसी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता महसूस की गई जो लचीली हो, भविष्योन्मुखी हो और जो शिक्षा छात्रों के द्वारा क्या किए, उनके वो समर्थ बनाने के लिए किया जा सके। ठीक है, इस संदर्भ में गहन विचार विमर्श के बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक है, सीबीएसई ने अक्टूबर 1990 में देश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली में स्थापित किया। इसे सीबीएसई के प्रोजेक्ट के रूप में स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों को दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था, जिससे उन्हें उच्च माध्यमिक स्तर तक नामांकित किया गया था। ठीक है, याद रखना, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उद्देश्य क्या थे इसके, ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो इसके क्या थे, प्रमुख एवं मुख्य उद्देश्य थे सभी के लिए शिक्षा। ठीक है, औपचारिक विद्यालय प्रणाली के विकल्प के रूप में एक समानांतर औपचारिक या अनौपचारिक प्रणाली प्रस्तुत करना, समाज में अधिक न्याय एवं निष्पक्षता बनाना। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना जो किन्हीं कारणों से नियमित विद्यालय नहीं जा सकते हैं, अधिगमशील समाज। ठीक है, लर्निंग सोसाइटी की स्थापना करना। और नेक्स्ट पॉइंट है, सुदूर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से तकनीकी, व्यावसायिक व अन्य उपयोगी पाठ्यक्रमों को संचालित करना। नेक्स्ट इसका उद्देश्य क्या है, विद्यालय के बाहर 14 वर्ष की आयु के ऊपर के बालकों की आवश्यकता अनुसार लचीला पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना। नेक्स्ट पॉइंट है, माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रमों तक ले जाने हेतु ब्रिज कोर्सेज की स्थापना करना। अनुसंधान, प्रसार एवं सूचना के प्रसार द्वारा शिक्षा की एक मुक्त एवं सुदूर प्रणाली को प्रोत्साहित करना। ठीक है, अब इसने फोकस किस पे किया। ठीक है, केंद्र क्या है इसका, तो इसमें क्या, इसे निम्न वर्गों में बांटा गया है। ऐसे छात्र जो स्कूल को बीच में ही छोड़ जाते हैं। ठीक है, ड्रॉप आउट केस। ठीक है, ड्रॉप आउट केस जो बीच में स्कूल छोड़ जाते हैं। ठीक है, वर्किंग एंड नॉन वर्किंग बोथ। ठीक है, लड़की क्या बोल रहा है कि लड़कियां एवं महिलाएं। ठीक है, जो वर्किंग है, जो नॉन वर्किंग है। ठीक है, बोला है अनएम्प्लॉय एंड वर्किंग। ठीक है, एडल्ट। ठीक है, बेरोजगार तथा कार्यरत प्रौढ़ हो गए। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति। ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड ट्रिब्यूज हो गया। ठीक है, भूतपूर्व फौजी, ईएक्स आर्मी पर्सनल हो गया। सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक रूप से वंचित वर्ग हो गए। शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग हो गए। ठीक है, फिजिकली एंड मेंटली क्या डिसेबल हो गए। ठीक है, क्या नव साक्षर हो गए। ठीक है, और आपके विविध हो गए। ये इसके क्या थे, इन चीज़ों पर इनका फोकस किया गया। ठीक है, इन चीज़ों को मध्य रखते हुए इसका क्या विकास किया गया था। इसकी विशेषताएं क्या हैं, फ्यूचर्स ऑफ एनओएस। ठीक है, इस प्रकार के विद्यालयों की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। इन विद्यालयों के द्वारा सभी के लिए खुले रहते हैं, सभी के लिए ये विद्यालय खुले रहते हैं। इन विद्यालयों में किसी भी या किन्हीं प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। इन विद्यालयों का कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। विदेशी छात्र भी इन स्कूलों से लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार के स्कूलों में पाठ्यक्रम में लचीलापन होता है और परिणामतः छात्र अपनी रुचि के विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, इन स्कूलों में भाषा का माध्यम हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों होता है। छात्र अपनी सुविधा अनुसार किसी भी भाषा के माध्यम को बना सकता है। छात्रों के लिए सरल, सुगम तथा बोधगम्य पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इन स्कूलों में औपचारिक स्कूलों की तुलना में फीस काफ़ी कम रहती है। इन स्कूलों में अनवरत मूल्यांकन प्रणाली सी के तहत क्या की व्यवस्था की गई है। ठीक है, छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस दृष्टि से पूरे देश में अध्ययन केंद्र की व्यवस्था की गई है। ठीक है, छात्रों को कोई परेशानी न हो, इसलिए देश में सभी जगह
कॉलेजों का क्या अध्ययन केंद्रों की व्यवस्था है। और छात्रों के लिए क्या, छात्रों के लिए कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से व्यक्ति संपर्क कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। व्यावसायिक कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया। इन्हें या तो अलग से एक विषय अथवा अलग से व्यवसायिक पैकेज के रूप में अथवा अकादमिक कोर्स के साथ लिया जा सकता है। ठीक है, इन स्कूलों में संपूर्ण परीक्षा 5 वर्षों तक 9 प्रयासों में बारी बारी से विभिन्न विषयों के अथवा एक बार में क्या की जा सकी, ऐसी इसमें व्यवस्था की गई। इन स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने में आधुनिक तकनीकियों का प्रयोग किया गया। ठीक है, आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया गया। और इन स्कूलों के द्वारा संचालित कार्यक्रमों के मुख्य तत्व हैं मुद्रित स्व अधिगम सामग्री, व्यक्तिगत संपर्क कार्य, पीसीपी, सर्वदृष्टि कार्यक्रम तथा अंतः प्रक्रिया हेतु मुक्त अधिगम त्रैमासिक पत्रिका। ठीक है, अब जानते हैं पाठ्यक्रम तथा कार्यक्रम का प्रारूप कैसा था। ठीक है, एक अनुमान के तहत 1998 तक इन संसाधनों को प्रमाणित की संख्या इस प्रकार थी कि अकादमिक 732 और व्यावसायिक 156 तथा विशेष प्रमाणिक कितना, विशेष प्रमाणिक और अर्थात कुल कितना, कुल 908। इन स्कूलों में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रमों को रूपरेखा निम्न होते हैं। पहला था इसमें फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, यह कोर्स पूरे देश में कक्षा 8 के बराबर मान्यता प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरा था माध्यमिक कोर्स। इस कोर्स के अंतर्गत 9 भाषाओं तथा 8 विषयों की शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें 5 विषयों के साथ परीक्षा देनी होगी, एक भाषा अनिवार्य, इसकी मान्यता कक्षा 10 के बराबर होगी। ठीक है, उच्च माध्यमिक कोर्स में यह कोर्स कक्षा 12 के बराबर मान्यता रखता है। और मुक्त व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, तो इसमें इसके अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम का संक्षिप्त क्या विवरण निम्न प्रकार है, जिसमें माध्यमिक स्तर पहला था। ठीक है, जिसमें टाइप राइटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, जूट प्रोडक्शन हो गया, बढ़ईगिरी हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, बायोगैस हो गया, लॉन्ड्री होगी। ठीक है, बेकरी तथा कॉन्फेक्शनरी होगी और वेल्डिंग होगी। ठीक है, ये इसमें क्या माध्यमिक स्तर में शामिल किया गया। कौन से वाले में, व्यावसायिक विषय में। ठीक है, क्या आपको किन किन क्षेत्रों में आपको व्यवसाय के लिए क्या किया जाए, आपको प्रशिक्षित किया जाए जिससे आप में स्किल आ सके। ठीक है, और उच्च माध्यमिक स्तर में क्या क्या, टाइप राइटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया। ठीक है, स्टेनोग्राफी हो गया। ठीक है, और क्या सेक्रेटरियल कोर्स हो गया, प्लांट प्रोटेक्शन तथा वाटर मैनेजमेंट हो गया, मशरूम प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, मशरूम गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है बताना मुझे। ठीक है, फर्नीचर हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया। ठीक है, कैंटरिंग हो गया। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग, प्ले सेंटर, होटल, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग, भूमि व क्या फर्टिलाइजर क्या मैनेजमेंट इसमें रखा गया। ठीक है, देखो व्यावसायिक सर्टिफिकेट कोर्स 6 माह 1 वर्ष की अवधि तक हो गया। ठीक है, 6 माह तक क्या होगा, हाउस वायरिंग तथा विद्युत उपकरण। ठीक है, रिपेयरिंग। ठीक है, आप जो क्या कर रहे थे, जो स्किल आपको सिखाना है। ठीक है, किस में सिखाना है, या तो आपको इलेक्ट्रिसिटी में सिखाना है, या तो आपको कोपा में सिखाना है, या तो आपको टेलरिंग में सिखाना है। ठीक है, आपने गांव में एक प्रधानमंत्री कौशल योजना विकास आया था, आपने देखा होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कोपा हो गया और टेलरिंग वाली क्या ऑप्शन क्या आपको व्यावसायिक शिक्षा दिया जाए, जिसमें 6 माह का कोर्स और 1 साल का कोर्स था। ठीक है, मोटर तथा ट्रांसफार्मर क्या रिवाइंडिंग हो गया, रेडियो और टेप रिकॉर्डर रिपेयरिंग हो गया। ठीक है, कटिंग व क्या टेलरिंग हो गया। ठीक है, ड्रेस मेकिंग हो गया, प्लम्बिंग हो गया। ठीक है, ब्यूटी कलर हो गया, लाइब्रेरी अटेंडेंट हो गया। तो इसकी ये 6 माह और 1 साल के कोर्सेज हैं। और 1 वर्षीय कोर्स में क्या इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन हो गया, रेडियो तथा टीवी टेक्नीशियन हो गया। ठीक है, कटिंग, टेलरिंग और ड्रेस मेकिंग हो गया, लाइब्रेरी क्लर्क हो गया। ठीक है, रेफ्रिजरेशन व एयर कंडीशन और कंप्यूटर एप्लीकेशन सीसीए वाला। ठीक है, तो ये 1 साल के कोर्स हैं। ठीक है, ये 1 साल 1 वर्षीय इसके आपको क्या मिलेगा, इसके आपको डिप्लोमा मिलेगा। और ये 6 वर्ष का आपको क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट डिप्लोमा मिलेगा कि आपने इन क्षेत्रों में क्या क्या आपको स्किल है। ठीक है, और इन्हीं क्षेत्रों में आपको शिक्षा, इन्हीं क्षेत्रों में आप आगे बढ़े, आप क्या हो, स्वयं ही क्या हो, सेल्फ डिपेंड हो। ठीक है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा पैकेज कोर्सेज कौन कौन थे, सेक्रेटरियल प्रेटिक्स। ठीक है, डिप्लोमा इन क्या रेडियोग्राफी हो गया। ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस हो गया, लाइफ क्या एनरिचमेंट हो गया, परिपूर्ण महिला कोर्स हो गया, जन स्वास्थ्य कोर्स हो गया। ये डिप्लोमा और किसके अंतर्गत थे, डिप्लोमा पैकेज कोर्स किसके अंतर्गत थे। ठीक है, परीक्षा पद्धति की बात करूं तो देखो परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी, मई तथा नवंबर में। ठीक है, परीक्षा पद्धति काफी लचीली होती है तथा इसमें आंतरिक तथा बाह्य, इंटरनल तथा एक्सटर्नल दोनों प्रकार की परीक्षाओं को स्थान दिया जाता है। आज इस प्रकार के केंद्र विदेशों में भी कार्यरत हैं। एनओएस इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, जिसकी वेबसाइट www.nos.org। ठीक है, आप सर्च करके देखना,
क्रोम में जाना, आपके पास सुविधाएं हैं www.nos.org। इसे क्या ISON से भी जाना जाता है, इसे ISON से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है भारतीय मुक्त विद्यालय जाल। ठीक है, इंडिया ओपन क्या स्कूलिंग नेटवर्क है, इसी से संबंधित एक क्या है अन्य संस्था है NCOS। यह संस्था मुक्त विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय संघ नेशनल, ठीक है, क्या राष्ट्रीय संघ क्या करता है, स्थापना करता है, जिसे देश में मुक्त विद्यालयों के विकास तथा प्रोत्साहन में मुख्य भूमिका निभानी होती है। यह संस्था राज्य में मुक्त विश्वविद्यालय, व्यावसायिक तथा तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है। ठीक है, अगर आपको NOS के बारे में अधिक जानना है तो आप www.nos.org सर्च करना और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको और अधिक जानकारी मिल जाएगी। तो आज हमने क्या है ओपन शिक्षा के रिसोर्स हैं, संसाधन है, मुक्त शिक्षा संसाधन, उसके बारे में परिचर्चा कर ली है। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अपने YouTube चैनल, ठीक है, यूके टीचिंग परीक्षा में जुड़ जाइए। अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो, ठीक है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, दिन प्रतिदिन, तो आपको क्या करना है, जुड़ जाना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ और अपने साथियों में क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक मित्रों तक हमारी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि YouTube का पहला प्लेटफॉर्म आपको मिलता है यूके टीचिंग परीक्षा, जो आपको फ्री एवं निःशुल्क शिक्षा एवं उसके साथ वही PDF निःशुल्क प्रोवाइड करती है। ठीक है, आपको हमने देखो हमारे वहाँ आपको क्या होता है कि मेल द्वारा आपको PDF भी मिल जाते हैं। ठीक है, आप हमें क्या करोगे, PDF के लिंक पर जाओगे तो हम क्या करोगे, आप जैसे PDF डाउनलोड करोगे तो हमारे पास मेल आता है, हम आपको एक्सेस देते हैं फ्री, ठीक है, विदाउट चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, आप क्या करोगे, बिल्कुल मुफ्त शिक्षा आपको मिलेगी, फ्री एजुकेशन आपके लिए है, जुड़ जाना है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जहां संसाधनों के अभाव है, जो कोर्स परचेज नहीं कर पाते हैं, जो बुक्स बुक्स के दुनिया से बहुत दूर हैं, परचेज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जहां संसाधनों की कमी है वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें। हम आपके लिए दिन रात एक कर रहे हैं। ठीक है, जितना आप मेहनत कर रहे हैं उससे 4 गुनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं कि मैं अपने छात्रों को, मैं अपने साथियों को, मैं अपने मित्रों को, मैं अपने सहयोगी को कैसा मैटर दूं कि उन्हें यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या करना होता है, बैठ के आराम से वीडियो देखना है, बस इतना करने की कोशिश करें। अगर हो सकें तो वीडियो 10 लोगों में शेयर करने की कोशिश करें, वीडियो उन लोगों तक पहुँचाएँ, हमारी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचाएं जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी आपको PDF यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप, और देखो टेलीग्राम में भी मत जुड़ो, मैं नहीं बोलता कि वहां जुड़ो, आपको नहीं जुड़ना है तो मत जुड़िए, लेकिन वीडियो देखें। इसके नीचे अगर आपको टाइटल मिलेगा, मोर होता है, डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहाँ भी मैं इसका लिंक आपके लिए अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क। ठीक है, थैंक यू सो मच।